हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हमारा लेक्चर नंबर 3 ऑफ द चैप्टर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। ओके, तो जैसा अभी तक हमारा जो लेक्चर नंबर 2 में हम लोग देख चुके हैं अपना इम्यूनिटी का पार्ट 1, जिसमें हम लोगों ने अपना पूरा इम्यूनिटी डिस्कस कर लिया था। जो हमारा कुछ बचा हुआ पार्ट है, जैसे कि हमने उसमें पूरा इन्नेट इम्यूनिटी हमने पूरा अपना खत्म कर दिया था। आज वो पढ़ना है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ओके, तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी के साथ साथ में आज ही हम लोग कवर करेंगे अपना एंटीबॉडी वाला टॉपिक जो कि इसमें दिया गया। ओके, तो एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर एंड इसके बारे में भी देखते हैं बहुत। और जो एंटीबॉडी का जो स्ट्रक्चर है ये 100% एग्जाम में आता है। ओके, तो इसका स्ट्रक्चर भी बनाना सीखेंगे एंड जो इसके बारे में पॉइंट्स हैं वो भी बताएंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। लेक्चर नंबर 3 ऑफ द चैप्टर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। ओके, ओके, तो आज का टॉपिक है हमारा। सबसे पहले हम देखते हैं, जैसे कि लेक्चर नंबर 2 में हमने जो इम्यूनिटी का पार्ट 1 था उसमें हम लोगों ने अपना कहाँ तक कवर कर लिया था। इन्नेट इम्यूनिटी पूरा हम लोगों ने डिटेल में समझ लिया था। जिन लोगों ने अभी तक वो लेक्चर नहीं देखा है, आप पीछे जाकर देख सकते हैं। लेक्चर नंबर 2 आप डाल सकते हैं, आराम से आ जाएगा। ओके, तो आज का जो टॉपिक हमारा उसमें हम देखेंगे अपना एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होता है। ओके, तो टॉपिक क्या डालेंगे आज का हमारा, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ओके, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ओके, आज का टॉपिक है हमारा एक्वायर्ड इम्यूनिटी। वैसे मैं बता चुका हूँ एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होता है, लेकिन एक बार फिर से मैं यहाँ पर लिखवा देता हूँ एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होती है। जिसको हम क्या करते हैं, एक्वायर करते हैं, यानी कि गेन करते हैं ड्यूरिंग द लाइफ टाइम। क्या लिखेंगे, गेन्ड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम। गेन ड्यूरिंग द लाइफ टाइम उसे हम बोलते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ओके, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। और हमने बताया था इसके बारे में कुछ पॉइंट। ये जो हमारी एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है क्या होती है, स्पेसिफिक होती है। एंड इसमें क्या होती है, जो हमारी इसमें मेमोरी सेल्स प्रेजेंट होती है। ये भी पॉइंट हम लिखवा देते हैं यहाँ पर। क्या लिखेंगे, एक बार फिर से लिखवा देते हैं। क्या होता है, हमारी स्पेसिफिक होती है, स्पेसिफिक होती है। एंड क्या लिखेंगे, मेमोरी सेल्स होती है। इसमें क्या होती है, मेमोरी सेल्स होती है। ओके, इसमें मेमोरी सेल्स होती है। और जो हमारा लेक्चर नंबर 2 था जिसमें हमने इम्यूनिटी पार्ट 1 बनाया था, उसमें हमने अपना पूरा देखा था। जो देखा था हम लोगों ने उसमें क्या, अपना प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स एंड सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स के बारे में भी देखा था, जो कि हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, जिस पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, जिस पर बेस्ड हमेशा कंफ्यूजन रहती है स्टूडेंट्स को। ओके, तो वो भी हमने उस लेक्चर में समझाया। वो भी जिन लोगों ने भी नहीं देखा वो भी आप वहां से कवर कर सकते हो। ओके, तो ये हमने देख लिया। अभी हमको यहाँ पर देखना है एक्वायर्ड इम्यूनिटी की बेसिक बातें बता दी। अब हम देखते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो होती है हमारी कितने टाइप की होती है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी हमारी बेसिकली दो टाइप की होती है, ह्यूमोरल इम्यूनिटी एंड सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। अब आ रहा है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। ओके, क्या लिखेंगे यहाँ पर, क्या लिखेंगे, ऐसे हेडिंग डाल सकते हैं कि इट इज, या फिर जो ऐसे करके बना सकते हैं। एक सेकेंड, यहीं पर लिखे दे रहे हैं, पहले अच्छे से लिख लेंगे। एक्वायर्ड इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ओके, एक्वायर्ड इम्यूनिटी हमारी क्या होती है। ओके, तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में हम देखते हैं। सिंपल एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो होती है हमारी बेसिकली दो टाइप की होती है। सबसे पहली जो होती है हमारी क्या होती है, ह्यूमोरल इम्यूनिटी, ह्यूमोरल इम्यूनिटी। एंड दूसरी होती है हमारी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। ओके, तो ये हमने देख लिया। सिंपल देखते हैं हमारी क्वाइड, जो हमारी क्वाइड इम्यूनिटी होती है बेसिकली दो टाइप की होती है। सबसे पहली जो हो गई हमारी ह्यूमोरल इम्यूनिटी और दूसरी होती है हमारी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। ओके, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। तो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी जो होती है हमारी काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर टॉपिक बन जाता है। ये इस पर बेस्ड हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, इस पर भी हम क्रॉस लगाए, मतलब स्टार मार्क कर दे, इस पर भी स्टार मार्क कर दे। ओके, तो ये भी हमारा काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर हो जाता है। अब हम एक एक करके देख लेते हैं हमारी ह्यूमोरल इम्यूनिटी एंड सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी होती क्या है। तो यहीं पर हम देख लेते हैं। सबसे पहले जो हमारी इम्यूनल इम्यूनिटी होती है, यहाँ पर जो हमारी इन्वॉल्वमेंट होता है किसका, बी सेल्स का, जिन्हें बोलते हैं बी लिम्फोसाइट। सिंपल समझो, क्या लिखेंगे यहाँ पर, क्या करते हैं यहाँ पर जो हमारी बी सेल्स होते हैं, क्या लिखेंगे, बी सेल्स, या फिर जिन्हें हम बोलते हैं बी लिम्फोसाइट्स। ओके, बी सेल्स या फिर बी लिम्फोसाइट्स क्या होती है, यहाँ पर वर्क करती हैं। क्या लिखेंगे, वर्क्स। एंड यहाँ पर जो होती है हमारी टी सेल्स, या फिर जिन्हें हम बोलते हैं टी
लिम्फोसाइट, ये जो है ये बी सेल्स एंड टी सेल्स, यानी कि जो हमारी बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट है, यहाँ पर एक बार बता रहे हैं, ये जो हमारी बी सेल्स हैं या फिर बी लिम्फोसाइट, टी सेल्स जिन्हें हम टी लिम्फोसाइट बोल रहे हैं, इनको समझना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब डिजीज वाला टॉपिक समझाएंगे तो इनका बहुत ज्यादा यूज रहता है। तो इनको अच्छे से समझ के चलना, हमारा बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट क्या होते हैं, कैसे क्या इनका काम होता है, कैसे कैसे ये वर्क करती है। याद रखना, जब डिजीज समझाएंगे तो हर जगह पर बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट यूज होगा। ओके, तो मैं अभी पहले ही बता दे रहा हूँ ताकि बाद में आप लोगों को किसी भी प्रकार की कोई कंफ्यूजन ना क्रिएट हो। मैंने पहले बता दिया, जो हमारी ये जो यहाँ पर समझाने जा रहे हैं, यहाँ पर बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट को अच्छे से समझ के चलना है। ओके, इसीलिए मैंने इम्यूनिटी वाला जो पार्ट है हमारा एनसीईआरटी में अलग से दिया, मतलब बाद में दिया हुआ है, लेकिन हम लोग पहले अपना इम्यूनिटी वाला पार्ट पढ़ रहे हैं ताकि डिजीज समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो, है ना। क्योंकि बहुत सारे हम लोगों की टिपिकल डिजीजेज यहाँ पर दी गई हैं जिनको समझने में थोड़ी सी डिफिकल्टी आती है। तो हम जब अच्छे से अपना यहाँ से पहले से कवर करते हुए चलेंगे तो उन डिजीज को हम अच्छे से समझ सकेंगे। ओके, तो ये हो गया हमारा। अब हम देखते हैं ह्यूमरल इम्यूनिटी हमारी होती कैसे 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 काम करती है। ओके, तो क्या डालेंगे, हेडिंग लिखते हैं यहाँ पर ह्यूमरल इम्यूनिटी। ओके, सबसे पहले देखते हैं ह्यूमरल इम्यूनिटी। ह्यूमरल इम्यूनिटी, ओके, ह्यूमरल इम्यूनिटी में क्या होता है, ये जो हमारी बी सेल्स है, हमने यहाँ पर बना ली अपनी, ये क्या है, हमारी बी सेल है। ओके, ये क्या है, हमारी बी सेल है। ये हमारी बी सेल जैसे ही क्या होता है, इस बी सेल के कांटेक्ट में आती है, जैसे ही बी सेल हमारी एंटीजन के कांटेक्ट में आती है, क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अपॉन कांटेक्ट दी एंटीजन it will differentiate, इट विल डिफरेंशिएट। ये जो होती है हमारी जो बी सेल होती है, जैसे ही किसी एंटीजन के कांटेक्ट में आती है वैसे ही क्या हो जाती है, डिफरेंशिएट हो जाती है दो पार्ट में। ओके, तो लिखते हैं, देखते हैं यहाँ पर क्या लिखेंगे, जैसे ही हमारी किसी एंटीजन के कांटेक्ट में आती है, जैसे ही हमारी किसी एंटीजन के कांटेक्ट में आती है, जैसे ही हमारी किसी एंटीजन के कांटेक्ट में आती है वैसे ही क्या हो जाती है, डिफरेंशिएट हो जाती है दो पार्ट में। तो देखते हैं कौन कौन से दो पार्ट में। सबसे पहला जो होता है हमारा, सबसे पहला हमारा क्या लिखेंगे, इसे प्लाज्मा बी सेल, क्या लिखेंगे, एक सेकेंड, सबसे पहला हमारा प्लाज्मा बी सेल। ओके, प्लाज्मा बी सेल, या फिर इसी को हम बोलते हैं इफेक्टर बी सेल, प्लाज्मा बी सेल या फिर इफेक्टर बी सेल। बी सेल में डिफरेंशिएट हो जाती है, एंड सेकेंडली हमारी किसमें डिफरेंशिएट हो जाती है, एंड सेकेंडली जो होती है हमारी डिफरेंशिएट हो जाती है किसमें, मेमोरी बी सेल में। क्या लिखेंगे, मेमोरी बी सेल, मेमोरी बी सेल्स में। ओके, मेमोरी बी सेल्स में। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं जो हमारी प्लाज्मा बी सेल है ये क्या करती है, प्लाज्मा बी सेल क्या करती है। प्लाज्मा बी सेल के बारे में हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इट वर्क्स, ये एक सेकंड इसको थोड़ा नीचे लिखेंगे यहाँ पर ताकि यहाँ पर घिचपिच ना हो, है ना। बस मेमोरी सेल्स के बारे में लिख लें, मेमोरी सेल्स के बारे में यहीं पर लिखे दे रहे हैं, एक सेकेंड। ओके, मेमोरी सेल्स के बारे में हम यहीं पे लिखे दे रहे हैं। मेमोरी सेल्स जो हमारी ये क्या करते हैं, मेमोरी सेल्स के बारे में क्या लिखेंगे, इट स्टोर्स फॉर द फ्यूचर। ओके, सिंपल। अभी आप प्लाज्मा बी सेल के बारे में बता देते हैं, फिर समझाते हैं पूरा अपना डिटेल में। ओके, हम देखते हैं प्लाज्मा बी सेल क्या करती हैं। प्लाज्मा बी सेल्स, प्लाज्मा बी सेल्स क्या लिखेंगे, प्लाज्मा बी सेल्स के बारे में लिखेंगे कि इट वर्क्स immediately, it works immediately and secrete antibody into the blood। बस। ओके, तो हमने यहाँ पर देखा ह्यूमरल इम्यूनिटी, अपने अच्छे से फिर से देखते हैं ह्यूमरल इम्यूनिटी क्या होता है हमारा। ओके, ह्यूमरल इम्यूनिटी के बारे में अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं ह्यूमरल इम्यूनिटी हमारा कैसे क्या वर्क करती है। ह्यूमरल इम्यूनिटी के बारे में सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे, हमने एक बार फिर से पूरा रिकैप करा दे रहा है। सिंपल समझो, क्या होता है, जो हमारी एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है, जो हमारी एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है दो टाइप की होती है, ह्यूमरल इम्यूनिटी एंड सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। जो हमारी ह्यूमरल इम्यूनिटी होती है, यहाँ पर क्या होती है, हमारी बी सेल्स वर्क करती हैं या फिर बी लिम्फोसाइट जिन्हें बोलते हैं, यहाँ पर हमारी टी सेल्स वर्क करती हैं या फिर जिन्हें हम टी लिम्फोसाइट कहते हैं। ओके, हम यहाँ पर ह्यूमरल इम्यूनिटी अपनी देखते हैं। ह्यूमरल
ह्यूमरल इम्यूनिटी जो होती है, इसमें क्या होता है, जो हमारी बी सेल होती है जैसे ही वो किसी एंटीजन के कांटेक्ट में आती है, जैसे ही हमारी बी सेल किसी भी एंटीजन के कांटेक्ट में आती है, वो डिवाइड हो जाती है प्लाज्मा बी सेल में, या फिर इन्हीं को बोलते हैं इफेक्टर बी सेल, या फिर दूसरा हम बोलते हैं मेमोरी बी सेल में। ओके, तो दो पार्ट में डिफरेंशिएट हो जाती है, पहले प्लाज्मा बी सेल में एंड दूसरी मेमोरी बी सेल में। जो हमारी मेमोरी बी सेल होती है ये क्या होती है, स्टोर हो जाती है फॉर द फ्यूचर के लिए, जैसे कि मैंने लेक्चर नंबर 2 में बताया था, जो हमारी इम्यूनिटी पार्ट 1 था उसमें हमने बताया था एक्वायर्ड इम्यूनिटी में क्या होती है। अभी हमने बताया, अभी हमने फिर यहाँ पर बताया कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो होती है इसमें क्या होती है, हमारी मेमोरी सेल्स होती है। तो इसमें क्या हुआ, जो हमारी प्लाज्मा बी सेल होती है, प्लाज्मा बी सेल जो होती है क्या करती है, हमारी वर्क करती है इमीडिएटली एंड सिक्रेट करती हैं एंटीबॉडी इनटू द ब्लड। ये जो होती है, जो हमारे प्लाज्मा बी सेल होती है, इमीडिएटली वर्क करती हैं एंड सिक्रेट करती हैं एंटीबॉडी इनटू द ब्लड। ओके, एंड ये जो मेमोरी सेल्स होती है क्या करती है, हमारी स्टोर हो जाती है फॉर द फ्यूचर के लिए। तो यही थी हमारी ह्यूमरल इम्यूनिटी, इसके बारे में जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। हमने बताया कुछ हमारा, देखो बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस कुछ भी नहीं, आराम से समझो। जो हमारी बी सेल है जैसे किसी एंटीजन के कांटेक्ट में आती है, डिवाइड हो जाती है प्लाज्मा बी सेल में, मेमोरी बी सेल में। मेमोरी बी सेल स्टोर हो जाती है फॉर द फ्यूचर के लिए, एंड प्लाज्मा बी सेल क्या करती है, इमीडिएटली सिक्रेट कर देती है एंटीबॉडी इनटू द ब्लड। बात खत्म। ओके, तो ये हो गया हमारा। अब हम देखते हैं अपनी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के बारे में। ओके, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी हमारी क्या होती है, इसके बारे में भी समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लिखते हैं यहाँ पर, दूसरी होती है हमारी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी क्या होती है हमारी, ओके। दूसरी होती है हमारी यहाँ पर सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के बारे में अच्छे से समझेंगे पहले। ओके, तो यहाँ पर जो हमारी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी होती है, इसके टोटल सब पहले तो मैंने बता दिया जो सेल मीडिएटेड, एक सेकेंड, जो हमारी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी होती है मैंने बता दिया, इसमें क्या होती है, हमारे टी सेल्स काम करते हैं जिन्हें हम टी लिम्फोसाइट बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पर जो हमारी टी सेल्स होती है टोटल 4 टाइप की हमारी टी सेल्स काम करती हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे, जो हमारी सबसे पहली है उसका नाम क्या है हमारा, एक सेकेंड, सबसे पहले जो हमारी टी सेल जिसे हम बोलते हैं टी एच से डिनोट करते हैं, जिसे हम बोलते हैं टी हेल्पर सेल। टी हेल्पर सेल, ओके, टी हेल्पर सेल। टी हेल्पर सेल, जो हमारी टी हेल्पर सेल होती है ये क्या करती है, जो हमारी टी हेल्पर सेल क्या लिखेंगे, इट सिक्रेट सर्टेन chemicals which help in the differentiation of B cells and activity of T killer cell। टी किलर सेल क्या होता है अभी हम समझाएंगे, अभी बस यहाँ पर इतना रखो, टी किलर सेल। ओके, तो हमने बता दिया, सिंपल समझो, इतना अच्छे से हमने लिखवाया। जो हमारी टी हेल्पर सेल होती है इनका काम क्या होता है, सबसे पहला तो ये सिक्रेट करती हैं कुछ सर्टेन केमिकल्स जो कि क्या करते हैं, हेल्प करते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ बी सेल। जो हमारा बी सेल का डिफरेंशिएशन हो रहा है यहाँ पर प्लाज्मा बी सेल में एंड मेमोरी बी सेल में, तो ये किसकी वजह से ये होता है, क्योंकि यहाँ पर जो हमारी टी हेल्पर सेल होती है क्या करती है, सिक्रेट करती है सर्टेन केमिकल्स, जिससे क्या होता है, हेल्प होती है हमारी बी सेल्स के डिफरेंशिएशन में एंड एक्टिविटी में हेल्प होती है हमारी टी किलर सेल। जो हमारी टी किलर सेल है इनकी एक्टिविटी में भी हेल्प होती है। आई होप आप लोगों को चीजें अच्छे से क्लियर होती हुई जा रही होंगी। अभी हमने टी किलर सेल टी हेल्पर सेल देख लिया, अब हम देखते हैं हमारे दूसरे के हमारे टी किलर सेल के बारे में। दूसरी हमारी टी किलर सेल, इसे हम टी से डिनोट करते हैं, क्या लिखेंगे, टी किलर सेल। टी किलर सेल क्या होती है हमारी टी किलर सेल। टी किलर सेल के बारे में क्या लिखेंगे, टी किलर सेल के बारे में सिंपल हम लिखेंगे कि इट डायरेक्टली किल्स द पैथोजन। ओके, क्या लिखेंगे, इट डायरेक्टली kills the pathogen। इट डायरेक्टली किल्स द पैथोजन, ये हमने देख लिया। जो हमारे सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी होती है इसके बारे में हमने टी किलर सेल के बारे में, टी हेल्पर सेल एंड टी किलर सेल के बारे में देख लिया। अभी हम देखते हैं दो हमारी और बची हैं, उसके बारे में नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। तो ये हो गया हमारा अभी तक। अभी हम समझते हैं अपना, अब तीसरी हमारी कौन सी होती है, टी सप्रेसर। सर क्या लिखेंगे, तीसरी होती है हमारी यहाँ पर, ओके, यहाँ पर देखते हैं हमारी तीसरी होती है हमारी टी एस, यानी कि सप्रेसर सेल्स। सप्रेसर सेल्स, अब ये सप्रेसर सेल्स क्या होती हैं, इनका याद याद रखो, इनका क्या काम होता है। जो हमारी सप्रेसर सेल्स होती हैं ये क्या करती है, जो हमारी टी सप्रेसर सेल्स होती हैं ये क्या करती हैं, इनके बारे में हम आराम से लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इट इट कैन
ये लिखेंगे it can regulate the activity of T helper cell and T killer cell. T helper cell and it can regulate the activity of T helper cell and T killer cell, so they do not over activate and attack our own body cells. ओके, तो ये हमने देख लिया सिंपल। हमने क्या देखा, टी सप्रेसर सेल जो होती है क्या करती है हमारी, इट कैन रेगुलेट द एक्टिविटी ऑफ टी हेल्पर सेल। ये जो होती है हमारी टी हेल्पर सेल एंड टी किलर सेल की एक्टिविटी को रेगुलेट करती है। किस वजह से, जिससे कि ये ओवर एक्टिवेट ना हो जाए एंड अटैक ना करने लगे खुद की बॉडी के सेल्स पर, ओन सेल्स पर। ओके, जो हमारी बॉडी की खुद की सेल्स हैं उन पर ना अटैक करने लगे। ओके, तो ये हो गया हमारी टी सप्रेसर सेल। एंड लास्ट होती है हमारी, लास्ट वन लिखेंगे यहाँ पर मेमोरी टी सेल। मेमोरी टी सेल्स के बारे में क्या लिखेंगे, मेमोरी टी सेल्स के बारे में क्या लिख देंगे, एक सेकेंड। मेमोरी टी सेल्स क्या लिखेंगे, इट स्टोर्स फॉर द फ्यूचर। ओके, तो ये हो गया हमारा एक्वायर्ड इम्यूनिटी पूरा खत्म। यहाँ पर हमने पूरा अच्छे से देख लिया एक्वायर्ड इम्यूनिटी, हमने ह्यूमरल इम्यूनिटी पहले अच्छे से देखा, फिर हमने अपनी सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी देखी। सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी एंड ह्यूमरल इम्यूनिटी हमारी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारी बी सेल एंड टी सेल्स, इनका वर्क याद रखना, कैसे कैसे ये वर्क करती हैं। जब डिजीज समझाएंगे तो अच्छे से क्लियर होंगी चीजें और ज्यादा। ओके, अभी जिन लोगों को नहीं अच्छे से क्लियर हो पाई है कोई बात नहीं, आराम से जब डिजीज समझेंगे तो बता देता हूँ। जो हमारी टी, इसमें समझने वाला बहुत ज्यादा कुछ रॉकेट साइंस है नहीं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जो हमारी टी हेल्पर सेल होती है, वो कुछ ऐसे केमिकल सेग्रेट करती हैं, कुछ ऐसे केमिकल सेग्रेट करती हैं जो कि हेल्प करते हैं हमारे बी सेल्स जो होती हैं, बी सेल्स के इसमें डिफरेंशिएशन में हेल्प करती हैं। एंड जो हमारी टी किलर सेल होती हैं उनकी क्या करते हैं, एक्टिविटी में हेल्प करते हैं। ओके, ये हमने देख लिया इनका काम। और फिर हमने क्या देखा, जो हमारी टी सप्रेसर सेल होती है, टी सप्रेसर सेल का तो पता ही है क्या लिखा है यहाँ पर, ये क्या करती हैं, जो हमारी टी हेल्पर सेल एंड टी किलर सेल होती हैं, इनको रेगुलेट करती है, मॉनिटर करती हैं, एंड जिससे कि ये ओवर एक्टिवेट ना हो जाए एंड अटैक ना करने लगे खुद की सेल्स पर। तो ये हो गया। और टी मेमोरी सेल्स क्या होती है, स्टोर हो जाती है फॉर द फ्यूचर के लिए। ओके, तो ये हो गया हमारी एक्वायर्ड इम्यूनिटी पूरी यहाँ पर खत्म। हमने पूरी अच्छे से देख ली अपनी ह्यूमरल इम्यूनिटी एंड पूरा देख लिया अच्छे से। अब हम देखते हैं यहाँ पर एंटीबॉडी क्या होता है। एंटीबॉडी के बारे में अच्छे से समझ लेंगे क्या होता है। सिंपल, एंटीबॉडी के बारे में यहाँ पर वैसे मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ। सिंपल, ये जो हमारा पूरा कंटेंट यहाँ पर डिलीवर हो रहा है, पूरा जितने भी चैप्टर सब हमारे पूरे अच्छे से नीट रिलेवेंट है। ओके, तो कुछ बच्चे ये मत सोचें ये सिर्फ बोर्ड के रिलेवेंट है, नहीं, ये पूरा नीट रिलेवेंट कोर्स चल रहा है, बोर्ड से भी रिलेवेंट है एंड नीट रिलेवेंट भी। ओके, तो जो बच्चे यहाँ से पढ़ के जाएंगे वो नीट में कोई भी क्वेश्चन आप आराम से अटेम्प्ट करिए, आप आराम से उसको कैटर करेंगे, किसी भी प्रकार की कोई भी कंफ्यूजन नहीं क्रिएट होगी। ओके, अगर किसी भी प्रकार की कोई कंफ्यूजन क्रिएट होती है तो आप कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा एंटीबॉडी। अब हम देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। एंटीबॉडी के बारे में सिंपल हम देखते हैं कि एंटीबॉडी क्या होती है। एंटीबॉडी समझने से पहले हम एंटीजन समझ लेते हैं, एंटीबॉडी अपने आप समझ में आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, एंटीजन क्या होता है, एंटीजन क्या लिखेंगे, एंटीजन। ओके, एंटीजन क्या होता है, एंटी बॉडी जेनरेटिंग सब्सटेंस। एंटीबॉडी जनरेटिंग सब्सटेंस जो होता है उसी को बोलते हैं एंटीजन। जो हमारा इन्हें एंटीजन क्या होता है, एंटीबॉडी जनरेटिंग सब्सटेंस। एंटीजन जो होता है एंटीबॉडी को जनरेट करता है, उसी को बोलते हैं एंटीजन। अब ये एंटीजन जो होता है कभी कभी क्या होता है, यहाँ पे लिखेंगे एंटीजन में क्या लिखेंगे, समटाइम्स होल ऑर्गेनिज्म इज एंटीजेनिक। समटाइम्स होल ऑर्गेनिज्म एंटीजेनिक हो सकता है। एंड कभी कभी क्या होता है, कभी कभी क्या लिखेंगे, एंड समटाइम्स सरफेस प्रोटीन आर एंटीजेनिक।
जेनिक। तो हमने यहाँ पर क्या होता है, एंटीजन क्या होता है, ऐसे सब्सटेंस, एंटीजन क्या होता है, ऐसे सब्सटेंस जिससे एंटीबॉडी जनरेट हो जाती है। समटाइम्स कभी कभी क्या होता है, हमारा होल ऑर्गेनिज्म हमारा एंटीजेनिक हो सकता है, या फिर कभी कभी क्या हो सकता है, कुछ सरफेस प्रोटीन होते हैं, जैसे कि हमारा मान लेते हैं ये कोई एंटीजन है, ये कोई हमारा ऑर्गेनिज्म है। कभी कभी हमारा पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म जो होता है हमारा एंटीजेनिक हो सकता है, और कभी कभी क्या होता है कि मान लेते हैं ये कोई हमारा ऑर्गेनिज्म है, इसकी सरफेस पर ये कुछ प्रोटीन प्रेजेंट है, तो ये जो प्रोटीन होते हैं ये हमारे एंटीजेनिक हो सकते हैं। ओके, तो अभी तक यहाँ पर हमने देख चुके हैं एंटीजन क्या होता है हमारा। एंटीजन हमने देख लिया, एंटीबॉडी जनरेटिंग सब्सटेंस होता है, हमने अच्छे से देख लिया अपना क्या क्या होता है यहाँ पर। अब हम देखते हैं यहाँ पर स्ट्रक्चर, यहाँ पर हम देखते हैं एंटीबॉडी के बारे में। एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर समझने से पहले यहाँ पर एंटीबॉडी होता है क्या, एक बार लिख लेंगे। एंटीबॉडी, एंटीबॉडी क्या होता है, एंटीबॉडी में क्या लिखेंगे, ये क्या होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन के स्ट्रक्चर्स होते हैं। एंटीबॉडी जो है प्रोटीनेसिस होते हैं। एंड क्या लिखेंगे, इट इज इट इज रिप्रेजेंटेड, इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं। एंटीबॉडी जो होती है क्या लिखेंगे, इट इज रिप्रेजेंटेड, इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं H2L2। H2L2 दैट मीन H2L2 क्या होता है, H2L2 में क्या लिखेंगे, H2L2 दैट मीन इनमें क्या होती है, हमारी टू हैवी चेन होती है, टू हैवी चेन होती है, एंड टू टू लाइट चेन होती है। ओके, तो हमने यहाँ पर देख लिया एंटीबॉडी क्या होती है। एंटीबॉडी क्या होती है, ग्लाइकोप्रोटीन के स्ट्रक्चर होते हैं, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड, इनको रिप्रेजेंट करते हैं H2L2 से। यहाँ पर क्या होते हैं, दो हेवी चेन होते हैं, दो लाइट चेन होते हैं। ओके, तो ये हमने देख लिया यहाँ पर। ओके, अच्छे से हमने अपना देख लिया। अब हम यहाँ पर स्ट्रक्चर देखते हैं, एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर देखते हैं। एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर, ओके, क्या हेडिंग डालेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी। स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी, एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर देखते हैं। हमने क्या देखा, यहाँ पर दो हेवी चेन होती है, दो लाइट चेन होती है, तो बना लेते हैं। सबसे पहले दो हेवी चेन बना लेते हैं, एक सेकेंड। ओके, आई होप सो अच्छे से बन जाए। ओके, बस ओके, तो हमने यहाँ पर देखते हैं। अब हमारा ये जो है यहाँ पर क्या देखते हैं, ये हमारा एंटीबॉडी बना, इसमें ये जो दो हेवी चेन है इनको हम क्या लिखेंगे, ये जो है क्या हमारी है, इनको हम क्या लिखेंगे, टू हेवी चेन, क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, टू हैवी चेन। ये क्या हमारी टू हैवी चेन है, एंड ये जो हमारी क्या है, दो लाइट चेन है, आराम से आप लोग देख सकते हैं। अब हम इनमें यहाँ पर बनाते हैं कुछ एंटीजन बाइंडिंग साइट, अच्छे से बना लेते हैं थोड़ा सा। ओके, 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 तो यहाँ पर ये जो होती है हमारी एंटीजन बाइंडिंग साइट होती है, यहीं पर क्या होता है, हमारा एंटीजन बाइंड होता है। एंड इन स्ट्रक्चर्स को बोलते हैं पैराटॉप, जो कि हमारे इतना इतना डिटेल एनसीईआरटी में नहीं दी गई, जितना बताया गया सिर्फ हम उतना ही बताते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हम देखते हैं, अब हमको यहाँ पर कुछ बात समझनी है। यहाँ पर जो होता है हमारे दो हेवी चेन होती है, इनके बीच में क्या होते हैं, दो डाइसल्फाइड बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। ये जो होते हैं हमारे डाइसल्फाइड बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं दो हेवी चेन के बीच में, और प्रत्येक हैवी एंड लाइट चेन के बीच में क्या होते हैं, सिंगल सिंगल डाइसल्फाइड बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। ओके, सिंगल सिंगल डाइसल्फाइड बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। ये बात यहाँ पर लिखनी बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखते हैं ओवरऑल कितने डाइस, इनमें भी यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ये जो होता है इसको बोलते हैं एन टर्मिनल, इसको बोलते हैं सी टर्मिनल, इसको बोलते हैं एन टर्मिनल, इसको बोलते हैं सी टर्मिनल, एन टर्मिनल, सी टर्मिनल, एन टर्मिनल एंड सी टर्मिनल। और हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर इनमें भी यहाँ पर क्या होते हैं, डाइसल्फाइड बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, जो कि ऐसे ऐसे कनेक्ट करते हैं। तो टोटल मैं यहाँ पर सारे नहीं दिखा रहा हूँ, बस इतना लिखे दे रहा हूँ कि ओवरऑल ओवरऑल 16 डाई सल्फाइड बॉन्ड्स आर प्रेजेंट। ओवरऑल 16 डाइसल्फाइड बॉन्ड क्या होते हैं, यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। एंड क्या लिखेंगे, टू डाई टू डाई सल्फाइड बॉन्ड आर प्रेजेंट बिटवीन टू हैवी चेन।
ओके, ये जो हमारे दो डाइसल्फाइड बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, एक मिनट, ये जो होते हैं, ये जो हमारे दो डाइसल्फाइड बॉन्ड प्रेजेंट है, ये क्या है, दो हैवी चेन के बीच में प्रेजेंट है, एंड ये दो हमारे लाइट चेन के बीच में प्रेजेंट है। एंड यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, ईच डाइसल्फाइड बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन ईच हैवी एंड लाइट चेन। ओके, हैवी एंड लाइट चेन के बीच में प्रेजेंट होता है। ये भी हमको यहाँ पर याद रखना है। ये हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी हो गया। हमने अच्छे से अपना पूरा डिटेल में देख लिया एंटीजन एंड एंटीबॉडी क्या होता है। फिर से एक बार बता दे रहा हूँ, एंटीजन क्या होता है, एंटीबॉडी जनरेटिंग सब्सटेंस को एंटीजन बोलते हैं। समटाइम्स क्या होता है, होल ऑर्गेनिज्म एंटीजेनिक हो सकता है, फिर सरफेस प्रोटीन्स हो सकते हैं। एंटीबॉडी क्या होता है, ग्लाइकोप्रोटीन्स का स्ट्रक्चर होता है। सिंपल हमने क्या देखा, रिप्रेजेंट करते हैं इसको H2L2 से, जिसमें H2 का मतलब होता है दो हैवी चेन, L2 का मतलब होता है दो लाइट चेन। हमने यहाँ पर दिखा दिया, ये जो होती है हमारी दो हैवी चेन प्रेजेंट है, ये दो, एंड ये दो जो है हमारे क्या है, दो लाइट चेन प्रेजेंट है। इनके बीच में ओवरऑल कितने 16 डाइसल्फाइड बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, दो डाइसल्फाइड बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं दो हैवी चेन के बीच में, एंड ईच डाइसल्फाइड बॉन्ड प्रेजेंट होता है ईच हैवी एंड लाइट चेन के बीच में। ओके, तो ये हमने यहाँ पर पूरा हमने अच्छे से स्ट्रक्चर देख लिया। अब कुछ एक दो हमारी एंटीबॉडी बची है, बस उनको हम देखते हैं, फिर खत्म करते हैं अपना लेक्चर। अच्छे से देख लेते हैं। सिंपल हम देखते हैं यहाँ पर कुछ हमारी एंटीबॉडी दी गई, जैसे कि देख लेते हैं। ओके, यहाँ पर हमारी कुछ एंटीबॉडी कुछ यहाँ पर दिए गए, कुछ हमारी एंटीबॉडी एक दो दी गई, जिनको हमको अच्छे से यहाँ पर समझना है। हम देखते हैं, जैसे कि सबसे पहले जो हमारी एंटीबॉडी है वो है IgG। IgG जिसको हम क्या बोलते हैं, इम्यूनो ग्लोबुलिन, इम्यूनोग्लोबुलिन टाइप जी, इम्यूनोग्लोबुलिन टाइप जी। सिंपल देखते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन टाइप जी जो होती है, इनके बारे में क्या लिखेंगे, ये हमारे सबसे ज्यादा प्रेजेंट होती है, क्या लिखेंगे, ये सबसे मैक्सिमम होती है, क्या लिखेंगे, ये जो होती है मैक्सिमम होती है, समथिंग 80% ये प्रेजेंट होती है। ओके, कितनी प्रेजेंट होती है, समथिंग 80% प्रेजेंट होती है। एंड क्या लिखेंगे, स्मॉलेस्ट होती है, क्या होती है, सबसे स्मॉलेस्ट होती है, स्मॉलेस्ट एंटीबॉडी होती है, एंटीबॉडी। एक बात और यहाँ पर ध्यान रखना, एंटीबॉडी को हम इम्यूनोग्लोबुलिन बोलते हैं। ओके, तो हमने क्या देखा, सबसे स्मॉलेस्ट हमारी एंटीबॉडी है, सबसे स्मॉलेस्ट एंटीबॉडी क्या है हमारी, इम्यूनोग्लोबुलिन टाइप जी। एंड क्या लिखेंगे, एंड इट, एक सेकेंड, क्या लिखेंगे, एंड इट crossed over the placenta into the baby from mother। थोड़ी सी लैंग्वेज इधर उधर हो गई तो एडजस्ट कर लेना। सिंपल मैंने क्या बताया, यहाँ पर जो हमारी इम्यूनोग्लोबुलिन टाइप जी जो होती है मैक्सिमम होती है 80% होती है, सबसे स्मॉलेस्ट एंटीबॉडी होती है। एंड ये जो होती है मेरी क्रॉस होती है प्लेसेंटा से एंड आती है बेबी में फ्रॉम द मदर। ये हमने बताया था ह्यूमन रिप्रोडक्शन जब चैप्टर बनाया था, तो हमने यहाँ पर इनके बारे में ये भी बताया था कि जो हमारी इम्यूनोग्लोबुलिन टाइप जी एंटीबॉडी है इनको डिटेल में पढ़ाएंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में। तो वही यहाँ पर बात आ रही है। सिंपल जिन लोगों ने भी वो लेक्चर नहीं देखा उनको ये बात नहीं समझ में आएगी, लेकिन मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जो हमारी इम्यूनोग्लोबुलिन टाइप जी है सबसे स्मॉलेस्ट एंटीबॉडी होती है, क्रॉस करके आती है प्लेसेंटा को मदर से बेबी में। ओके, तो हमने इतना देख लिया। अब देखते हैं दूसरी यहाँ पर कौन सी होती है हमारी इम्यूनोग्लोबुलिन टाइप ए। ये भी आप लोगों को सुनी सुनी होगी, इम्यूनोग्लोबुलिन टाइप ए। इसको हम क्या बोलते हैं, क्या लिखेंगे, इम्यूनोग्लोबुलिन टाइप ए। इम्यूनोग्लोबुलिन टाइप ए, इसका काम क्या होता है, सबसे पहले इसका क्या लिखेंगे, इम्यूनोग्लोबुलिन टाइप ए के बारे में क्या लिखेंगे, सिंपल क्या लिखेंगे, इम्यूनोग्लोबुलिन टाइप ए के बारे में क्या लिखेंगे, सिंपल ये जो होती है हमारी, ये सबसे लीस्ट नहीं होती, क्या लिखेंगे, मॉडरेट प्रेजेंट होते हैं। ओके, सिंपल हम इसके बारे में मेन फंक्शन इसका लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इट प्रेजेंट इन सिक्रीशंस लाइक फर्स्ट मिल्क ऑफ मदर, जिसे बोलते हैं कोलोस्ट्रम, बताया था मैंने। ओके,
कोलोस्ट्रम इसके बारे में मैंने बताया था, जो हमारे ह्यूमन प्रोडक्शन इसके बारे में भी मैंने वहीं पर बताया था। जो हमारी इम्यूनोग्लोबुलिन टाइप ए होती है, ये जो होती है हमारी फर्स्ट मिल्क में प्रेजेंट होती है। जो मदर का फर्स्ट मिल्क होता है, जो कि हल्का सा येलोविश कलर का होता है, मैंने आप लोगों को वहाँ पर बताया था, हल्का सा येलोविश कलर का होता है। एंड ये जो होती है प्रेजेंट होती है, उसी में हमारी बहुत ज़्यादा इफेक्ट होती है। बेबी के लिए क्या होती है, एंटीबॉडी होती है, इसीलिए इसको बोलते हैं, मतलब ये काफ़ी मतलब अच्छी होती है बेबी के लिए। ओके, तो ये हमने बता दिया इम्यूनोग्लोबुलिन टाइप ए। और एक और यहाँ पर हमको देखनी बच्ची हमारी क्या होती है, क्या लिखेंगे, आईजीई। आईजीई के बारे में क्या लिखवाएंगे, ये होती है हमारी इम्यूनोग्लोबुलिन टाइप ई। इम्यूनोग्लोबुलिन टाइप ई, सिंपल इसके बारे में क्या लिखेंगे, ये हमारी इंक्रीज हो जाती है, क्या लिखेंगे, इट इंक्रीजेज इन नंबर ड्यूरिंग एलर्जिक एंड पैरासिटिक इन्फेक्शंस। ओके, तो ये हमने देख लिया। तो यही था आज का हमारा पूरा लेक्चर। हमने अच्छे से अपना पूरा एक्वायर्ड इम्यूनिटी देख लिया, पूरा एंटीबॉडी देख लिया। आई होप आप लोगों को चीजें अच्छे से क्लियर हुई होंगी। अब नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे अपना ग्राफ्ट रिजेक्शन एंड एक्टिव पैसिव इम्यूनिटी हमारा क्या होता है। ये भी हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, उसको भी अच्छे से समझेंगे। ग्राफ्ट रिजेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसा कि हमने यहाँ पर एंटीबॉडी समझा दिया। हम नेक्स्ट लेक्चर में अपने नेक्स्ट लेक्चर की बातें करेंगे। तो अभी तक जिन लोगों ने जितना भी लेक्चर आप अटेंड करते हुए हैं, आई होप आप लोगों को सारी चीजें अच्छे से क्लियर होती हुई आई होंगी। एंड जो लोगों ने अभी हमारे पुराने लेक्चर नहीं देखे, जैसे कि ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज हो गया, उसके यानी कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन का हो गया, रिप्रोडक्टिव हेल्थ हो गया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड फ्लावरिंग प्लांट हो गया, जो पूरी रिप्रोडक्शन यूनिट, सभी जो हमारी जो पूरी रिप्रोडक्शन यूनिट है, उसके सभी लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं। आप आराम से देख सकते हैं। एंड किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट उत्तर रहता है तो आप आराम से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके, अगर आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू।